हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। तो यूपीएससी सीएससी एग्जाम मेंस 2020 का ये पेपर है, पेपर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं और ये इस पेपर एनालिसिस का पार्ट 2 है। यानी कि 2020 का जो पेपर 1 है उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देखना, तो सो दैट आपकी एक लिंक बन जाएगी कि किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि देखो, यूपीएससी मेंस 2021 भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इसके लिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, किस तरह से आपके पास चीजें प्री हैंडेड यहाँ पे तैयार होनी चाहिए, और साथ में आपके पास कौन कौन से इश्यूज अभी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आपको स्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, किस तरह से आपको कंटेंट प्रेजेंट करना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 को भी जरूर देखना। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसमें कि हमने आगे के क्वेश्चंस को लिया हुआ है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप इन सभी हैंडल्स पे स्टडी आईक्यू को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखो, मैंने मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात ऑलरेडी करी हुई है, इसलिए मैं फिर से नहीं करूंगी। ये सिर्फ एक स्लाइड है जिसमें आप यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो मार्क्स का। ओके। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, बाकी सब जो होते हैं ऑप्शनल होते हैं। तो आपको किस तरह से इनको सिलेक्ट करना चाहिए ये भी मैंने आपसे बात की थी। तो ये चीज अगर आपको जाननी हो तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। अभी हम आते हैं डायरेक्टली फोर्थ क्वेश्चन पे। हमने लास्ट पार्ट में थर्ड क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। फोर्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ ए। ठीक है। इज ह्यूमैनिटी एट द मर्सी ऑफ नेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमेंट इन द लाइट ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन। नाउ सी, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। ओके, दिस इज लिंक्ड टू करंट अफेयर्स। कोविड चल रहा था, पैंडेमिक था 2020 में भी। ठीक है। और इस सिचुएशन में साइंस एंड टेक और नेचर की जो डोमिनेंस था हमारी लाइफ में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उसी के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। दिस इज अ डायनामिक वन। इसका ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है। इसको आप जीएस में भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपके लिए चैलेंज यही है कि आपको इसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिखना है। नाउ सी, जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं, यूजुअली अगर आपको इसके अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसमें हर कोई अपनी क्रिएटिविटी लगाता है। अगर आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं तो आप इसको भी बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके। सो देखो, पेंडेमिक सिचुएशन जो है, पेंडेमिक सिचुएशन में यहाँ पे किस तरह से हमारा जो नेचर था और हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी था उसने किस तरह से ह्यूमैनिटी के ऊपर इम्पैक्ट डाला, ये हमको यहाँ पे समझाना है। क्या ह्यूमैनिटी मर्सी पे था इनकी? तो ये चीज हमको समझानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बताओगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्स्ट समझा दिया, इसका मतलब जो चेकर है उसको ये समझ में आ गया है कि आपने क्वेश्चन तो पकड़ लिया है कि क्यों आया है। ठीक है। तो कोविड पैंडेमिक का आप समझाओगे, ये बताओगे कि जो वायरस है वो हमको यहाँ से कहीं ना कहीं वो नेचर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं हमने उसको नेचर से यहाँ पे अपने पास लिया है, क्योंकि हमने नेचर का इतना एक्सप्लॉइटेशन किया है, हमने नेचुरल बायोडाइवर्सिटी का इतना एक्सप्लॉइटेशन किया है। तो इन अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे वायरस इज कनेक्टेड टू दिस नेचर। सेकेंड, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट है। लास्ट टाइम जो सेकेंड वेव आई थी उसमें 4 लाख तक के भी केसेस आ रहे थे पर डे इंडिया में। ठीक है। ऐसे में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ड्रग्स की नहीं थी, वैक्सीन की नहीं थी। ठीक है। अब जाके वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हुई है। तो इन सभी चीजों के लिए हम साइंस एंड टेक पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन की डिपेंडेंसी आप समझाओगे नेचर के ऊपर, उसके बाद समझाओगे साइंस एंड टेक के ऊपर। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को लेकर ह्यूमन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है नेचर पे। अब जो है ह्यूमन का, पहले देखो क्या होता था कि ह्यूमन पहले नेचर के ऊपर ह्यूमन का कंट्रोल नहीं होता था। ह्यूमन ने अपने मार्क्स की थ्योरी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। मार्क्स की थ्योरी से आप कैसे रिलेट करोगे कि ह्यूमन ने अपने फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाए, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बनाए, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बनाए, उस हिसाब से उसने अपनी पूरी हिस्ट्री को, अपनी सोसाइटी को ढाला। लेकिन आज फिर से इसका रिवर्सल देखने को मिला है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे जो इश्यूज है उस पे ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं है। देन आप साइंस एंड टेक से इस पे रिलेट करोगे इसको कैसे कि कोविड के टाइम पे टेस्टिंग से लेके ड्रग्स से लेके वैक्सीन तक सब कुछ वाज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक। देन आप यहाँ पे लेस्ली वाइट और वी चाइल्ड की थ्योरी यहाँ पे दे सकते हो। लेस्ली वाइट ने क्या कहा था कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के चेंज के हिसाब से सोशल चेंज भी आएगा। ठीक है। सोसाइटी में भी चेंज आएगी, डेवलपमेंट विल बी इम्पैक्टेड बाय दिस चेंज। ठीक है। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के चेंज से यहाँ पे सोसाइटी में भी चेंज आएगा, ह्यूमैनिटी में भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे ये चीज आप यहाँ पे थ्योरी कोट कर सकते हो। फिर वी चाइल्ड की भी थ्योरी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। इसके अलावा आप ये बता सकते हो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लो या सोशल सेक्टर ले लो या कुछ भी देख लो, आप सारे सेक्टर्स, उन सभी पे इस पेंडेमिक के दौरान साइंस एंड टेक ने असर किया है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज बदल गई हैं। अब जो है सारा का सारा, जैसे एजुकेशन
एजुकेशन सेक्टर में बात करूँ तो सारा का सारा सेक्टर मेजॉरिटी जो है वो ऑनलाइन आ गया है, ठीक है। जो ई कॉमर्स था उसको काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है, जो स्टार्टअप थे ई कॉमर्स के ऊपर बेस्ड उनको काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है, ठीक है। काफी ज्यादा जो इनफॉर्मल सेक्टर था उसको बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर बहुत नुकसान हुआ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे इफेक्ट हुआ पेंडेमिक के कारण। लेकिन जैसे ऑनलाइन ये सारे जो स्टार्टअप्स थे वो आगे भी बढ़े, तो दैट वाज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। इसके बाद सोशल सेक्टर भी यहाँ पे इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है। कैसे? लोगों की एजुकेशन यहाँ पे इम्पैक्ट हुई है, हेल्थ सेक्टर इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक सॉल्यूशन भी यहाँ पे लेकिन टेक्नोलॉजी ने दिया, इसीलिए भी हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट थे। फिर क्लास स्ट्रगल की भी आप बात कर सकते हो, जैसे कि जो डिवाइड था वो बढ़ गया कोविड के दौरान, लेकिन इस डिवाइड को कर्व करने के लिए भी टेक्नोलॉजी ने हमारी मदद की। जैसे कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम आई, दे वर एबल टू बी डन बाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बाय ऑनलाइन मीडियम्स, ओके। फिर माइग्रेशन हो रहा था, तो माइग्रेशन के दौरान भी हमने देखा कि पैंडेमिक के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसको भी यहाँ पे कर्व करने की कोशिश की गई बाय दिस टेक्नोलॉजी, बाय दिस गवर्नमेंट स्कीम्स, ओके। अब जैसे देखो जेंडर क्राइम्स की बात करें तो जेंडर क्राइम्स बढ़ गए, जैसे कि सारी चीजें ऑनलाइन आ गई, तो आपने ये कंसेप्ट सुना होगा साइबर बुलिंग का। तो टेक्नोलॉजी के ये नुकसान भी थे, ये फायदे भी थे। तो ये एक तरह से आप देखोगे ना, मिली जुली डिपेंडेंस हमारी देखने को मिलती है टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइंस के ऊपर, नेचर के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये भी है कि कंप्लीट डिपेंडेंसी अभी भी नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ नेगेटिव इश्यूज भी थे, कुछ डिसफंक्शंस भी थे, ठीक है। कुछ डिसफंक्शंस भी थे, जैसे कि हमने साइबर बुलिंग की बात की, ओके। इसके अलावा देखो वैक्सीन हेजिटेंसी का कंसेप्ट भी आप ला सकते हो। वैक्सीन बनाने के लिए, जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी के लिए आज भी हम साइंस एंड टेक पे बहुत डिपेंडेंट हैं, ठीक है। लेकिन वैक्सीन हेजिटेंसी भी देखी गई, कुछ सेक्शन जो थे वैक्सीन लगवाने को रिफ्यूज कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे बिकॉज ऑफ देयर सोशो कल्चरल इश्यूज, नॉर्म्स एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑगबर्न्स की जो कंसेप्ट है वो दे सकते हो, जो कल्चरल लैक का कंसेप्ट वो समझाते हैं। उसमें ये क्या समझाते हैं वो, कि यहाँ पे कल्चरली हम अपने ट्रेडिशन से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें अपने लाइफस्टाइल की, तो उसमें हमने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अपना लिया है, ठीक है। जैसे कि स्पेशली इसका एक एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे जो टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि ओसामा बिन लादेन, ही यूज्ड द टेक्नोलॉजी वेरी वेल, ठीक है। तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तो उन्होंने यूज किया, लेकिन क्या वो मॉडर्न आइडियाज को एक्सेप्ट कर पाए थे? डेमोक्रेसी को, रिपब्लिक को उन्होंने एक्सेप्ट किया? नहीं किया। सेम गोज विद दिस वैक्सीन हेजिटेंसी। इन्होंने यहाँ पे आगे तो बढ़े हैं, ठीक है, मॉडर्न लाइफस्टाइल को तो जीते हैं, लेकिन अभी भी कल्चरल बायसेस इनमें अभी भी हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि डिपेंडेंस कुछ हद तक तो है, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे नहीं भी थी। तो आपको दोनों चीजें बतानी, कमेंट करना है ना अगर आपको, तो यहाँ पे अपने ओपिनियंस के साथ आपको इसको एंड करना पड़ेगा, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू दरखाइम, द मेजर फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन द इज द ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटीज नॉर्म्स एंड वैल्यूज डिस्कस। तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दरखाइम के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है उसका मेजर फंक्शन जो है वो ट्रांसमिशन है सोसाइटी के नॉर्म्स का और सोसाइटी की वैल्यूज का, ये आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जब भी किसी सोशल थिंकर का नाम आता है यहाँ पे, तो आप उसको पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करोगे, दरखाइम के बारे में आता है। अब आपको इस चीज को इससे भी लिंक करना है जो स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो इस स्टेटमेंट से कि एजुकेशन को वो यहाँ पे एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि दरखाइम खुद भी एक फंक्शनलिस्ट थिंकर थे। फंक्शनलिस्ट क्या थिंकर, फंक्शनलिज्म क्या होता है, फंक्शनलिस्ट थिंकर्स कैसे सोचते हैं, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा आप यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे ये लोग ऐसे देखते हैं कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी को सर्वाइवल के लिए एक सॉलिडारिटी की जरूरत है, और यहाँ पे ये सॉलिडारिटी जो है, ये सर्वाइवल जो हो पाता है इसका, ये हो पाता है बिकॉज जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे वो साथ में परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि सोसाइटी को यूनाइट करता है, सॉलिडारिटी लाता है, एंड इसी के कारण सोसाइटी यहाँ पे सर्वाइव कर पाती है। तो इनका मेजर फोकस किस किस पे था? सोशल रियलिटी के ऊपर था दरखाइम का फोकस, सॉलिडारिटी के ऊपर था, होमोजेनिटी के ऊपर था, ठीक है। तो इसीलिए फिर आप इसको लिंक करोगे एजुकेशन से, कि एजुकेशन को ये मानते हैं एज एन एजेंट टू रिड्यूस डिवियंस, ठीक है। ये मानते हैं कि एजुकेशन कैसा है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, जिसमें कि जो नए बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों को आप सोसाइटी से जोड़ते हो, आप बच्चों को नॉर्म्स सिखाते हो सोसाइटी के, उनके अंदर जो डिवियंस की टेंडेंसी होती है उसको आप कम करते हो, ठीक है। तो सोसाइटी कैन सर्वाइव ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अमंग इट्स मेंबर अ सफिशिएंट डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। ये कहते हैं दरखाइम कि एक होमोजेनिटी होगी तभी सोसाइटी सर्वाइव कर पाएगी, और इसके लिए एजुकेशन परपेचुएट्स
and reinforces this homogeneity by fixing in the mind of child from the beginning the essential similarities that the social life demand. तो एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन परपेचुएट करता है इस तरह की जो होमोजेनिटी है, जो जरूरी है सोसाइटी के लिए, सॉलिडारिटी जो जरूरी है, उसको यहाँ पे परपेचुएट करने का काम करता है एजुकेशन, ये कहते हैं दरखाई, ठीक है। और ये बात करते हैं असेंशियल सिमिलैरिटीज की। इस असेंशियल सिमिलैरिटी का ये जो है ना कि कीवर्ड है, ठीक है, असेंशियल सिमिलैरिटीज यहाँ पे लेकर आते हैं जिसके कारण सॉलिडारिटी मेंटेन हो पाती है। देन ये बताते हैं कि एजुकेशन जो है क्या फंक्शन है उसके। देखो यहाँ पे फंक्शंस की बात की हुई है, फंक्शन ऑफ एजुकेशन की बात की हुई है क्वेश्चन में भी, तो हमारा आंसर भी उसी की तरफ होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे सोशल नॉर्म्स को ट्रांसमिट किया जाता है वाया एजुकेशन। स्कूल जो है, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो अपने नॉर्म्स को यहाँ पे प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है, वैल्यूज को प्रोपोगेट करते हैं वाया एजुकेशन। ओके, जैसे आपने सुना होगा पहले ऐसा होता था, अभी तो काफी सेक्युलर हो गया है सब कुछ, लेकिन पहले क्या होता था, जब स्कूल्स हुआ करते थे तो स्कूल्स में सुबह सुबह असेंबली होती थी, ठीक है, उसमें प्रेयर्स एंड ऑल होती थी, तो उसमें ट्रेडिशनल प्रेयर्स भी गाई जाती थी, कुछ श्लोक्स भी बोले जाते थे, तो दैट वाज अ अटेम्प्ट टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स विथ इंडियन ट्रेडिशन। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, रेलिवेंस समझ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सोसाइटी से अटैच किया जाता है, यहाँ पे सिखाया जाता है कोऑपरेशन विद योर पीपल, कोऑपरेशन विद द कम्युनिटी, कोऑपरेशन विद द ग्रुप। तो इसी कोऑपरेशन के थ्रू आप सोसाइटी से लिंक होते हो, अटैच होते हो। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं। स्किल्स के थ्रू क्या होता है, आप आगे जाके डिवीजन ऑफ लेबर का पार्ट बनते हो, आप स्पेशलाइजेशन अचीव करते हो किसी एक फील्ड में, और इस स्पेशलाइजेशन के थ्रू आपका जो डिवीजन ऑफ लेबर है सोसाइटी का, वो बढ़ाते हो, आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हो। और आपने अगर दरखाइम की डिवीजन ऑफ लेबर वाली थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता होगा मॉडर्न सोसाइटीज में जहां डिवीजन ऑफ लेबर ज्यादा है, स्पेशलाइजेशन ज्यादा है, वहां दरखाइम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में भी एजुकेशन कंट्रीब्यूट करता है वाया दिस स्किल सेट डेवलपमेंट। ओके, तो इस तरह से आपको सारे पर्सपेक्टिव को, सारे डायमेंशंस को साथ में लेकर चलना है। इस तरह से आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो अबाउट द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। critically assess the social mobility in closed and open systems। तो देखो यहाँ पे आप जो पिक्चर देख पा रहे हो ये दिखाता है मोबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं है, ठीक है। दिस इज बेस्ड अपॉन अस्क्रिप्शन, ठीक है। ये जो है ना क्लोज्ड सोसाइटीज जो होती हैं, क्लोज्ड सिस्टम्स जो होते हैं, दे आर बेस्ड अपॉन अस्क्रिप्शन, ठीक है। अस्क्रिप्शन क्या होता है, आपने पार्सन्स के पैटर्न वेरिएबल्स पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें एक सेट जो है पैटर्न वेरिएबल का वो बात करता है अस्क्रिप्शन एंड अचीवमेंट के बारे में। तो जो ओपन सोसाइटीज हैं दे आर बेस्ड अपॉन अचीवमेंट, दे आर बेस्ड अपॉन देयर मेरिट्स, एंड जो क्लोज्ड सोसाइटीज एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं दे आर बेस्ड अपॉन अस्क्रिप्शन। मतलब कि हेरिडिटरी बेसिस पे चीजें मिलेंगी आपको, आपके जन्म के आधार पे, आपके मेरिट के आधार पे आपको चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है क्लोज्ड ग्रुप्स, ठीक है। क्लोज्ड ग्रुप्स क्लासेस के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है, रिचेस और पॉवर्टी के फॉर्म में, ठीक है, कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को खुद ही मिल रही है बेस्ड अपॉन अस्क्रिप्शन, नॉट बेस्ड अपॉन अचीवमेंट। यही चीज आपको यहाँ पे समझानी है कि सोशल मोबिलिटी क्या है, क्लोज्ड ग्रुप में सोशल मोबिलिटी कैसे होती है, और ओपन ग्रुप्स में सोशल मोबिलिटी काम कैसे करती है, ये चीज आपको यहाँ पे समझानी है। तो देखो सबसे पहले आप सोशल मोबिलिटी समझाओगे कि यहाँ पे एक तो सोशल हिरार्की में जब आपकी पोजीशन चेंज होती है दैट लीड्स टू सोशल मोबिलिटी। इसको आप समझ सकते हो बाय लाइफस्टाइल, when your lifestyle changes, when your life chances changes, then you can say that आपकी लाइफ में सोशल मोबिलिटी हुई है, आपने मोबाइल आप हुए हो, आपने एक सोशल पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ आप गए हो इन द सोशल हिरार्की, ठीक है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कोई क्लास है, क्लास डिवीजन है, तो आप जब ऐसे मूव करते हो ना ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ये होती है सोशल मोबिलिटी। जब आप कास्ट में एक दूसरे की तरफ मूव करते हो तो ये होती है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ओके, अब इसको आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है कि वर्टिकल मोबिलिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल क्या होती है, इतना नहीं जाना है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है। ओके, तो आपको ये समझना है कि सोशल मोबिलिटी आपने समझा दी, फिर आप बताओगे इसके क्या क्या डायमेंशन है। जैसे कुछ लोग इसको फंक्शनल मानते हैं, कुछ लोग इसको डिसफंक्शनल भी मानते हैं, ठीक है। जैसे फंक्शनल में पार्सन्स है, पार्सन्स कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है, ठीक है, सॉलिडारिटी के लिए। डेरेंड्रॉफ भी ये कहते हैं, सोरोकिन की भी यहाँ पे एक थ्योरी है। तो इन सब की थ्योरीज आप यहाँ पे बताओगे। फिर मार्क्स के बारे में बताओगे कि मार्क्स ने क्या कहा है ये स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, सोशल मोबिलिटी के बारे में। मार्क्स कहते हैं कि सोशल मोबिलिटी अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सॉलिडारिटी वीक हो जाएगी। जो कॉन्शियसनेस है एक क्लास की, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ की बात की है मार्क्स ने, तो वो जो कोहेजन है वो कम हो जाएगा सोशल मोबिलिटी के कारण, ये कहते हैं मार्क्स। फिर कुछ डिसफंक्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि एनोमी आ सकती है, ठीक है। एनोमी क्या होती है? एकदम से आप रिच हो गए, एकदम से आप पुअर हो गए, ये दरखाइम ने भी समझाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह की एनोमी आ सकती है। डिवियंस आ सकता है, जो मर्टन की थ्योरी आप इसमें लगा सकते हो।
हाँ, बाकी ये भी है, फंक्शनल थ्योरीज भी आप लगा सकते हो, पार्सन, डेरनरॉफ और सरोकिन की। ठीक है, तो यहाँ पे ये थ्योरीज आप थोड़ी बहुत बात करोगे इसकी, देन आप बताओगे ओपन सिस्टम में और क्लोज सिस्टम में क्या क्या चीजें हो रही है। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ के जो नॉर्म्स हैं वो एनकरेज करते हैं मोबिलिटी को, एनकरेज करते हैं कि आप यहाँ पे सोशली मोबाइल हो, आप अपनी जो सोशल पोजीशन है उसको डेवलप करो, उसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, जैसे कि ये जो है ना जनरली मॉडर्न सोसाइटीज में आपको देखने को मिलेगी ओपन जो सोसाइटी, ओपन सिस्टम, जबकि ट्रेडिशनल सोसाइटी में आपको क्लोज्ड सिस्टम देखने को मिलेगा जहां नॉर्म्स डिस्करेज करते हैं मोबिलिटी को। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम आप देख सकते हो, जेंडर बेस्ड जो सिस्टम होता है, यहाँ पे मोबिलिटी नहीं होती। लेकिन जो इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसीज के ऊपर बेस्ड होता है, जो मॉडर्न सोसाइटीज होती हैं, वहां पे आप देख सकते हो कि मेरिट के ऊपर बेस्ड होता है पूरा सोशल सिस्टम, इसीलिए वो ओपन होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सोशल मोबिलिटी जो होती है ओपन सिस्टम में ज्यादा होती है, क्लोज सिस्टम में कम होती है या लगभग ना ही होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस जो होता है ये अचीव्ड होता है, मेरिट के बेसिस पे होता है, जबकि यहाँ पे स्टेटस जो होता है वो अस्क्राइब्ड होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संस्कृताइजेशन हो सकता है। ठीक है, संस्कृताइजेशन से थोड़ी बहुत आपकी जो मोबिलिटी है वो आ सकती है क्लोज्ड सिस्टम में भी। तो यहाँ पे आपको ये सब समझाना है। फिर आप यहाँ पे आंद्रे बेते और एमएनएस की भी थ्योरी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एम एन श्रीनिवास बताते हैं सेंसिटाइजेशन के बारे में, इसको आप समझा सकते हो। ठीक है, ये आप चीजें समझा सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आप ये बताओगे कि कोई भी सोसाइटी पूरी तरह से ओपन या पूरी तरह से क्लोज नहीं होती है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इनके बीच में लाई जाती है। जैसे कि अगर ओपन सोसाइटी है तो भी आपको वहां कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इस पिक्चर में कि क्लासेस अलग अलग हैं, लेकिन अब मान लो कि ये जो हायर क्लास वाला पर्सन है, जो रिच पर्सन है, वो अपने बच्चे को एजुकेशन देगा और जो पुअर पर्सन है वो अपने बच्चे को एजुकेशन देगा। कहीं ना कहीं इनमें डिफरेंस आ ही जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड का डिफरेंस पड़ता है, घर के एनवायरमेंट का डिफरेंस पड़ता है, किस तरह के रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं इसका डिफरेंस पड़ता है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो ही रही है। दूसरी चीज, क्लोज्ड सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं मोबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा हिस्ट्री में मौर्यास के बारे में, गुप्ता रूलर्स के बारे में पढ़ा होगा। ये एक्चुअल में ब्राह्मण्स नहीं थे, ये क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन इन्होंने इसको मोबिलिटी के थ्रू अचीव किया, इस स्टेटस को। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है अलोंग विथ सम थ्योरीज। ओके, कि फंक्शनल थ्योरी क्या कहती है, मार्क्स क्या कहते हैं, आंध्रवेत्य क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप जब तक डिस्क्राइब करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, अच्छा, थिंकर्स आपको जितने हो सके उतने कोट करना है, जितने थिंकर्स की थ्योरीज जो रेलिवेंट हो वो कोट जरूर करनी है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द context of globalization, has the scope of sociology been changing in India? Comment। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। सी, दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ आर सोशियोलॉजी सिलेबस, लेकिन यहाँ पे एक इसमें ट्विस्ट है कि आपको बताना है कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बताना है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें क्या बताओगे कि सोशियोलॉजी के स्कोप को लेकर काफी डिबेट्स छिड़ी रहती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इसका स्कोप काफी रिस्ट्रिक्टेड है, इसको कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पे ही बात करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये इंटर रिलेटिव डिसिप्लिन है, इसीलिए इसको सभी एस्पेक्ट्स को साथ में लेकर चलना चाहिए। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हो, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो फॉर्मलिस्टिक और सिंथेटिक स्कूल का। फॉर्मलिस्टिक स्कूल क्या कहता है? फॉर्मलिस्टिक स्कूल कहता है कि सोशल साइंस जो है, सोशोलॉजी जो है वो एक तरह का सोशल साइंस है, इंडिपेंडेंट और प्योर सोशल साइंस है, जिसको कि अपना जो स्कोप है उसको रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए और कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को ही पढ़ना चाहिए, जिसको सिमिल और वेबर भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक सिंथेटिक स्कूल भी है। सिंथेटिक स्कूल बोलता है कि नहीं, कोई अलग से ये जो सोशल साइंस आप कह रहे हो, ये एक अलग इंडिपेंडेंट सोशल साइंस मत कहो इसको, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड साइंस है। ठीक है, जिसमें कि इसका जो दायरा है वो कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके दायरे को फिक्स कर दोगे तो ये उन चीजों को साथ में ला ही नहीं पाएगा जिनकी जरूरत है प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी के लिए। ठीक है, तो दरखाइम इसको सपोर्ट करते हैं, कॉम सपोर्ट करते हैं, सोरोकिन। तो बेसिकली ये लोग ये बोलते हैं कि इसका कोई दायरा फिक्स नहीं है। ठीक है, इसको आप एक इंडिपेंडेंट सोशल साइंस के फॉर्म में नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, क्योंकि ये सभी चीजों पे असर डालता है। जैसे कि अगर मान लो मैरिज की मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो मैरिज आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सिर्फ मैरिज के बारे में पढ़ो, तो मैरिज का पॉलिटिकली क्या असर होता है, इकोनॉमी पे क्या असर होता है, ठीक है, सोशली क्या असर होता है, एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजें मैं देखूंगी। ठीक है, तो जैसे इकोनॉमी की बात करूँ तो डिवीजन ऑफ लेबर को भी मैं देखूंगी, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को भी देखूंगी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखूंगी, वुमेन का भी वहां पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये चीज कहता है सिंथेटिक स्कूल। ओके, अब ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या हुआ है, सब्जेक्ट मैटर कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। अब स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब ही होता है सब्जेक्ट मैटर। सोशियोलॉजी में आप पढ़ोगे क्या, ठीक है, और कैसे पढ़ोगे, ये बताता है स्कोप। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मैटर कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के कारण चेंज हुआ है।
कैसे? देखो, इन्होंने इंस्टीट्यूशंस, जो आपको इंस्टीट्यूशंस पढ़ने चाहिए सोशियोलॉजी में, उसको यहाँ पे चेंज किया है, प्रोसेसेस को, इंटरैक्शंस को, इन सभी चीजों के ऊपर असर डाला है ग्लोबलाइजेशन ने। नाउ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो देखो, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, पीपल टू पीपल मूवमेंट जो था वो बढ़ा, कैपिटल का मूवमेंट बढ़ा, ठीक है, इकोनॉमिक मूवमेंट बढ़ा। तो बेसिकली बॉर्डर्स जो थी वो काफी ओपन हो गई ग्लोबलाइजेशन से। तो ग्लोबलाइजेशन का असर जो है इंस्टीट्यूशंस पे पड़ा, जैसे कि इकोनॉमी पे इसका असर पड़ा, तो इकोनॉमी का सब्जेक्ट मैटर बदल गया, ठीक है। जैसे कि पहले आप पढ़ते थे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वाली सोसाइटी को, हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को इंडिया में, ठीक है, लेकिन उसका जो कारोबार था, इंडस्ट्रीज जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री थी, कहीं ना कहीं उन्होंने डिक्लाइन देखा और जो इम्पोर्ट था वो बढ़ा, तो आपका सब्जेक्ट मैटर इसको लेकर भी चेंज हो गया, ठीक है। फिर मैरिज को लेकर आपने देखा कि चेंज हुआ है, क्योंकि काफी सारे ऐसे आइडियाज आए, सेक्युलर मैरिजेस बढ़ी इसके कारण, ठीक है, लव मैरिजेस बढ़ी। फिर फैमिली का कंसेप्ट बदला, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ने लगी, जॉइंट फैमिलीज से न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी, माइग्रेशन होने लगा, ठीक है, लोगों का, जिसके कारण फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आया। रिलीजन में यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कई जगहों पे तो सिकुलराइजेशन देखने को मिला, कई जगह पे रिलीजन को नेशनलिज्म ने रिप्लेस कर दिया, कई जगह पे रिलीजन का रिवाइवलिज्म देखने को मिला। तो इस तरह से स्कोप जो था वो रिलीजन के, पर्टिकुलर रिलीजन वाले टॉपिक में भी बढ़ गया, ठीक है। एजुकेशन में आप देखोगे कि बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे एक नया मुद्दा सामने आया, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा, न्यू लेबर लॉज लेकर आए, ठीक है। तो लेबर के रिगार्डिंग हमने और नई चीजें देखी यहाँ पे। प्रोसेसेस में आप देखोगे तो मोबिलिटी जो थी उसमें एक बूस्टअप मिला, ठीक है, कि यहाँ पे जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो मोबिलिटी भी बढ़ी। तो मोबिलिटी को भी आपने पहले सिर्फ इंट्रा कंट्री आप देखते थे, अब आप इंटर कंट्री भी देखने लगे। डिवीजन ऑफ लेबर जो था वो काफी ज्यादा बढ़ गया, स्पेशलाइजेशन काफी ज्यादा अलग अलग फील्ड्स में बढ़ने लगा, ठीक है। तो इसमें भी ये दायरा बढ़ा, इसका स्कोप बढ़ा। इसके बाद इंटरेक्शन की मैं बात करूं तो इंटरेक्शन में पैटर्न वेरिएबल्स को आप देखोगे तो पैटर्न वेरिएबल्स के बेसिस पे आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सोसाइटी से हमने मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़े हम, ठीक है। जो पैटर्न वेरिएबल्स हैं पार्सन्स के, उसको आप यहाँ पे कोट कर सकते हो कि पहले इस बेसिस पे जो ट्रेडिशनल सोसाइटी वाली थे उस बेसिस पे हमारे अस्क्रिप्शन के बेसिस पे यहाँ पे डिफ्यूजिवनेस के बेसिस पे हम यहाँ पे काम करते थे। अब उल्टा हो गया, ठीक है, अब हम मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है। पहले हम मीडिया में किसको कवर करते थे, सिर्फ प्रिंट मीडिया को ज्यादातर कवर करते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सोशल मीडिया को कवर करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से स्कोप जो था वो काफी ज्यादा हर टर्म्स में, इंस्टीट्यूशन के टर्म में, प्रोसेस के टर्म में, इंटरेक्शन के टर्म में, हर टर्म में बढ़ा है, ठीक है। अब कुछ पर्सपेक्टिव जो है वो ज्यादा रेलिवेंट दिखने लगते हैं, जैसे कि आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से इसको कनेक्ट कर सकते हो मार्क्स के, ठीक है। इसमें आप बता सकते हो कि आजकल जो चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उनका जो ओरिजिन है वो इकोनॉमी के उसमें है, ठीक है, इकोनॉमिक ओरिजिन के दिखते हैं ये सारी चीजें, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसके पर पड़ा, इकोनॉमी से, और उसी के कारण जितने भी सोशल चेंजेस आए वो आए, ठीक है। तो इससे भी आप इस थ्योरी से भी इसको रिलेट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको सोशियोलॉजी की थ्योरीज कंसेप्ट से चीजों को रिलेट करना है, ओके। जो इंस्टीट्यूशन है, जो प्रोसेसेस है, इनसे आपको रिलेट करना है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस इन सोशल रिसर्च। तो देखो, ये सेकेंड या थर्ड चैप्टर में से आप इसको पढ़ सकते हो। सोशल रिसर्च एक अलग ही टॉपिक है हमारे में, एक अलग यूनिट इसको डेडिकेटेड है, यूनिट 3 हमारी इसको डेडिकेटेड है। इसमें हाइपोथेसिस के बारे में आपसे पूछा हुआ है, हाइपोथेसिस की इंपॉर्टेंस फर्स्ट थिंग, एंड सोर्सेज सेकंड थिंग आपसे ये पूछी हुई है। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, हाइपोथेसिस को डिफाइन करोगे, जैसे कि जी.एल. लंडबर्ग जो है, इनकी टर्म्स में आप समझाओगे कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन, ठीक है, टेम्पररी जनरलाइजेशन विच इज नॉट टेस्टेड येट, ठीक है, विच वेट्स अवेट्स वैलिडेशन। तो ये अभी टेस्टेड नहीं है, अनटेस्टेड एक स्टेटमेंट है, जनरलाइजेशन है, दो वेरिएबल्स को जोड़ता हुआ, आगे जाके हो सकता है ये हाइपोथेसिस लॉ बन जाए, ठीक है। तो ये एक तरह का एजुकेटेड गेस होता है, जिसमें आप जो प्री कंसीव्ड आपके पास नोशन है, जो पहले से आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आपने ये टेंटेटिव जनरलाइजेशन किया है, ओके। तो यूजुअली आपको पता होगा, इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं तो आपने ये डायग्राम कई बार देखा होगा। सबसे पहले आप हाइपोथेसिस यहाँ पे डेवलप करते हो, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हो। उसके बाद जब ये हाइपोथेसिस को आप यहाँ पे रिपीटेडली चेक करते हो, अगर ये प्रूव होता है तो ये बन जाता है सिंथेसिस या थीसिस, ठीक है, ये बन जाता है थीसिस। उसके बाद ये थीसिस जब उसके बाद और आप रिपीट करते हो, अगर रिपीटेडली ये प्रूव होने लगे तो ये बन जाता है थ्योरी, और थ्योरी जब यूनिवर्सली यहाँ पे ट्रू होल्ड हो जाए तो ये बन जाता है लॉ।
तो इस तरह से हाइपोथेसिस बेसिकली एक लॉ मेकिंग की तरफ पहला कदम होता है हमारा। तो इससे आप इंपॉर्टेंस समझा सकते हो। देन ये बता सकते हो थ्योरी बिल्डिंग की तरफ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एम्पेरिकल टेस्टिंग की तरफ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एटलीस्ट आपको ये समझ में आता है कि आपको किन दो वेरिएबल्स को लेकर चलना है, किन दो वेरिएबल्स का एम्पेरिकल डाटा आपको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक थ्योरी दूं, जैसे कि एमाइल दरखाइम की थ्योरी थी, ठीक है। एमाइल दरखाइम की थ्योरी थी कि जैसे जैसे सोलिडारिटी कम होती है सोसाइटी में, वैसे वैसे सुसाइड का रेट जो होता है वो बढ़ता है। तो सबसे पहले इन्होंने हाइपोथेसिस बनाया होगा बेस्ड अपॉन द डाटा, ठीक है। जैसे आपको पता है दरखाइम की जो स्टडी थी, उसमें दरखाइम ने क्या किया था, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स को लेकर फिर ये हाइपोथेसिस दिया और उसके बाद थ्योरी बने। तो इस तरह से आप बताओगे कि दो वेरिएबल्स जो है उनको कनेक्ट करने का काम करता है हाइपोथेसिस। एक डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में आपको एम्पेरिकल डाटा को कलेक्ट करना है, वेरिएबल्स को लिंक करता है, फिर इन्वेस्टिगेशन को फोकस्ड बनाता है। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंस है, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ कि कैसे लिखना है। सोर्सेस क्या हो सकते हैं हाइपोथेसिस के, तो देखो एक तो कॉमन सेंस के बेसिस पे आप यूज करोगे, जो भी आपका पहले एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपका पहले एजुकेशन रहा है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे हाइपोथेसिस डेवलप करने की कोशिश करोगे। एग्जिस्टिंग थ्योरीज जो है उसके बेसिस पे भी होता है कई बार, जैसे मार्क्स की थ्योरी है, ठीक है। मार्क्स की थ्योरी है क्लास स्ट्रगल की, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच की थ्योरी है, ठीक है, क्लास स्ट्रगल की थ्योरी है। वही थ्योरी को आप यहाँ से इस थ्योरी से एक नया हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हो, जैसे कि इसको आप नक्सलिज्म से रिलेट कर सकते हो इंडिया के, ठीक है। जैसे कि AR देसाई ने जो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बुक लिखी, वर्क लिखा, वो इसी से रिलेटेड था, इस मार्क्स की थ्योरी से ही रिलेटेड था, ठीक है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाली थ्योरी से रिलेटेड था ये सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो एक थ्योरी से दूसरी थ्योरी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो हाइपोथेसिस बना के। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग थ्योरी कैन एक्ट एज अ सोर्स। इसके अलावा एग्जिस्टिंग बेस ऑफ नॉलेज भी आपका काम आ सकता है। जो आपका कल्चर है, ट्रेडिशन है, नॉर्म है, उसके बेसिस पे आप हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जैसे कि आइजैक न्यूटन ने जब देखा कि उनके सिर पे एप्पल गिरा, तो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज करके ग्रेविटी का लॉ दिया। तो इस तरह से यहाँ पे इन सब चीजों के बेसिस पे हाइपोथेसिस डेवलप होता है और उससे अल्टीमेटली थ्योरी एंड लॉज डेवलप होते हैं। इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन ऑब्जर्विंग सोशल फैक्ट्स इन दरखाइम्स व्यू। तो देखो दरखाइम जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, हमारे सिलेबस के 6 ही थिंकर हैं। और दरखाइम के व्यू में सोशल फैक्ट्स को कलेक्ट करने में, ऑब्जर्व करने में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ये आपको बताना है। नाउ माइंड इट कि क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम्स इन ऑब्जर्विंग द सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट पूरा क्वेश्चन नहीं है, सोशल फैक्ट को ऑब्जर्व करने में क्या प्रॉब्लम्स होती है, ये आपका क्वेश्चन है। तो दरखाइम के बारे में आप बताओगे सबसे पहले तो कि दरखाइम का फोकस किस पे था, पॉजिटिविज्म के ऊपर था, फंक्शनलिज्म के ऊपर, सोशल रियलिटी के ऊपर। इनका मानना था कि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल्स को शेप करती है, इंडिविजुअल सोसाइटी को शेप नहीं करते। सोशल सोसाइटी की तरफ इनका ज्यादा फोकस था देन इंडिविजुअल बेसिकली। तो इनका सब्जेक्ट मैटर जो था वो था सोशल फैक्ट। अब सोशल फैक्ट की इन्होंने डेफिनेशन दी, यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो। अ सोशल फैक्ट इज एवरी वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग और एक्सरसाइजिंग एंड ऑन एन इंडिविजुअल एंड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। तो कोई भी ऐसी चीज जो एक एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट एक्सरसाइज करे इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जनरल हो, सभी लोग उसको फॉलो करें। उसके बाद ये एग्जिस्टिंग हो इन इट्स ओन राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन। तो किसी भी इंडिविजुअल के मैनिफेस्टेशन से, किसी भी इंडिविजुअल के इंट्यूशन से बियॉन्ड ये हो, उसको कहते हैं सोशल फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं रिलीजन की, तो रिलीजन क्या है, आपके ऊपर एक एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट लगाता है, आपको बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जनरल होता है, सभी लोग उसको मानते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट होता है अपना, आपके मन में रिलीजन क्या है डज नॉट मैटर, जो आप बाहर सोसाइटी मानती है रिलीजन वही रिलीजन है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये सब चीजें जो है एक तरह से आपके ऊपर एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट लगाता है। ये सारी चीजें सोशल फैक्ट को डिफाइन करती हैं। तो ये आप पहले थोड़ा सा सोशल फैक्ट को डिफाइन करोगे, ये बताओगे कि सोशल फैक्ट के थ्रू किस तरह से दरखाइम कंसाइंस कलेक्टिव और रिप्रेजेंटेशन कलेक्टिव तक पहुंचे, किस तरह से इस सोशल फैक्ट के थ्रू ही इन्होंने रिलीजन और सोसाइटी की यहाँ पे स्टडी करी, ठीक है। तो ये सब चीजें आप बताओगे। बताओगे कि सोसाइटी इज मेड अप ऑफ सोशल फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू दरखाइम, और ये सब इनकी कुछ यहाँ पे क्वालिटीज हैं, जैसे एक्सटीरियोरिटी, जनरलिटी, कंस्ट्रेंट, सुई जनरेटरिस, ये सब इसकी जो है कुछ क्वालिटीज हैं। अब जो सोशल फैक्ट्स हैं ये बहुत जरूरी हैं लॉ मेकिंग के लिए, क्योंकि सोशल फैक्ट्स जो हैं उनको आप पहले पैटर्न करते हो, उसके बाद इनको जनरलाइज करके इन्हीं से लॉ बनाते हो। तो इसलिए इनको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अब जो दरखाइम है इन्होंने कुछ स्टेप्स भी दी हुई हैं कि किस तरह से सोशल फैक्ट से लॉ बनाओगे। इसमें सबसे पहली स्टेप जो है वो है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशल फैक्ट्स। इसमें ऑब्जर्वेशन के दौरान आपको इन्होंने दरखाइम ने कहा है कि आपको सोशल फैक्ट्स को एज थिंग्स ट्रीट करना है। यही यहाँ पे दरखाइम का पॉजिटिविज्म दिखाता है।
ओके कि किस तरह से इनका जो फोकस था वो एम्पेरिकल बेसिस पे था, ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स के ऊपर था। ठीक है, लेकिन इसको लेकर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे इसको आपको एज अ थिंग ट्रीट करना है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वैल्यू बायसनेस हो सकती है, जिसके कारण ये प्रॉपर्ली ऑब्जर्व होगा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज कुछ प्री कंसीव्ड नोशन हो सकते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि कंटेमिनेट हो जाए सोशल फैक्ट को ऑब्जर्व करना। देन कॉमन सेंस भी इसको कंटेमिनेट कर सकता है। यहाँ पे स्टीफन ल्यूक्स ने ये कहा था कि आपने वॉलंटरिस्टिक एस्पेक्ट था उसको तो बिल्कुल मिस कर दिया, आपने किसी इंडिविजुअल के इमोशंस को तो कंसिडर किया ही नहीं है। ठीक है, वेबर भी बात करते हैं माइक्रो एस्पेक्ट की, जो दरखाई में उन्होंने मेजरली मैक्रो एस्पेक्ट को लिया है। ठीक है, माइक्रो एस्पेक्ट को नहीं लिया। तो ये सारे प्रॉब्लम है रिलेटेड टू सोशल फैक्ट्स, इसके बारे में आपको ज्यादा बताना है। ठीक है, तो मेजर फोकस आपका होना चाहिए ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट के ऊपर रादर देन द सोशल फैक्ट। ओके, आगे बात करते हैं स्टेट द रीजन फॉर वेरियस रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन मॉडर्न सोसाइटी। तो यहाँ पे आपको रिलीजियस बिलीव्स के बारे में बताना है, प्री मॉडर्न सोसाइटी की। ठीक है, प्री मॉडर्न सोसाइटी के रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बताना है और इसके रीजंस बताने हैं। तो ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगी, आपको यहाँ पे एक तो रिलीजन के टाइप्स बताओगे, जैसे कॉम्स की थ्योरी थी इवोल्यूशन की, हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी थी गोस्ट थ्योरी, दरखाइम की अपनी थ्योरी थी टोटेमिज्म को लेकर। ठीक है, इसमें इन्होंने अपना लॉजिक दिया था कि सोसाइटी में सॉलिडारिटी की जरूरत है और ये सॉलिडारिटी इनको रिलीजन के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो ये सब रीजन अलग अलग रीजन है। इसमें आप ये बता सकते हो कि प्री मॉडर्न सोसाइटी में किस तरह के रिलीजन हुआ करते थे, एनिमिज्म हुआ करता था, नेचरिज्म हुआ करता था मैक्स मुलर का, फिर मेलिनोवस्की की इमोशनल स्ट्रेस थ्योरी थी। तो ये सारी अलग अलग थ्योरीज हुआ करती थी, लेकिन इसके रीजंस क्या होते थे। जैसे अगर हम इवोल्यूशनिस्ट की बात करें, जैसे कि कॉम्ट की बात करें, हम मैक्स मुलर की बात करें, तो इनके टर्म्स में अगर देखोगे रिलीजन को, तो ह्यूमन नीड्स के फॉर्म में आपको रिलीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, कि ह्यूमन को क्या क्या जरूरत थी। ठीक है, जैसे ह्यूमन जो था वो नेचर से डरता था, तो नेचर को ही पूजने लग गया, ये कहा मैक्स मुलर ने। ठीक है, फिर वैसे ही कॉम्ट ने बताया एनिमिज्म के बारे में। तो ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, फिर फंक्शनलिज्म के बारे में आप बता सकते हो। फंक्शनलिस्ट की थ्योरी ये कहती थी कि सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से रिलीजन बना है। जैसे कि दरखाइम ने कहा कि सोसाइटी की नीड थी सॉलिडारिटी और उसके लिए बनाया गया इसको रिलीजन को। मेलिनोवस्की ने कहा कि मैजिक जो था रिलीजन में, जो मैजिक हुआ करता था एक ट्राइब में, वो कोई इलॉजिकल चीज नहीं थी। सोसाइटी में सॉलिडारिटी को लाने के लिए, एंग्जाइटी रिलीवर के फॉर्म में रिलीजन को यूज करने के लिए ये चीज थी। ठीक है, तो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए ये चीज थी। तो फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं। मार्क्स का भी अपना कहना है कि रिलीजन और कुछ नहीं, ओपियम ऑफ द मासेस है। ठीक है, एक तरह से मासेस को भटकाने के लिए, उनकी कॉन्शियसनेस ना जागे इसके लिए यूज किया जाता था। तो अलग अलग इसमें रीजंस दिए गए हैं अलग अलग थ्योरिस्ट ने। ठीक है, और इसको आप प्रेजेंट रेलेवेंस से जोड़ सकते हो कि प्रेजेंटली हो क्या रहा है। ठीक है, किस तरह से रिलीजियस बिलीव्स अलग अलग चेंज हो रहे हैं, किस तरह से सेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। मेजर फोकस होना चाहिए आपका प्री मॉडर्न सोसाइटी के रिलीजन के ऊपर। ओके, आगे बात करते हैं। डज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कंटिन्यू टू बी सैक्रेड इन इंडियन सोसाइटी? कॉमेंट। तो देखो आपको यहाँ पे ध्यान देना है मैरिज के ऊपर। ठीक है, तो मैरिज किनशिप वाला जो चैप्टर है ना, उससे ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि मैरिज है क्या। तो देखो, सोशली अप्रूव्ड एंड सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ऑफ टू अडल्ट्स। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो मैरिज। ठीक है, तो आपको एक सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन देनी सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। देन आपको बताना है कि पहले मैरिज कैसा हुआ करता था, सैक्रेड हुआ करता था, सैक्रामेंट हुआ करता था। आज ये कोई सैक्रामेंट नहीं रहा है, ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स की तरफ बढ़ गया है। जैसे आप यहाँ पे बताओगे फंक्शंस ऑफ मैरिज और सेक्रेडनेस कैसे डिसाइड होती है। जैसे एडमंड लीच ने कुछ फंक्शंस दिखाए हुए हैं, और इसकी सेक्रेडनेस कैसे बताओगे आप, रिचुअलिस्टिक मैरिज के थ्रू। ठीक है, जैसे कि पहले पूरे रिचुअल्स के साथ, पूरे रीति रिवाजों के साथ मैरिज हुआ करती थी, तो एक संस्कार माना जाता था। ठीक है, एक सैक्रामेंट माना जाता था, एक परंपरा मानी जाती थी मैरिज को। ठीक है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज रिचुअलिस्टिक मैरिजेस को छोड़ के लोग कोर्ट मैरिज की तरफ बढ़ गए हैं, लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स की तरफ बढ़ गए हैं, लोग अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर्स में मैरिज करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई है। नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो एक तरह से सैक्रामेंट से दूर ले जा रहा है, मैरिज एज अ सैक्रेड थिंग से लेकर दूर ले जा रहा है मैरिज को। ठीक है, मतलब कि जो ये नोशन था सैक्रेडनेस का, ये थोड़ा सा तो इसमें फेड होता जा रहा है। जैसे कि सेक्युलराइजेशन बढ़ गया है। पहले रिचुअलिस्टिक जो मैरिजेस होती थी उसमें इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज होती हैं। इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट भी आया है हमारे देश में। मोनोगैमी और मोनोएंड्री बढ़ गई है। देखो, जो इस्लाम का पर्सनल लॉ है, ठीक है, इस्लामिक पर्सनल लॉ है, वो बात करता है कि कोई भी पर्सन जो है वो 4 वाइफ तक
उसकी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो पॉलीगैमी की बात करता था, लेकिन आज की डेट में मोनोगैमी देखने को मिल रही है। तो एक ट्रेंड देखने को मिला है। दूसरा, कई सारी ट्राइब्स हैं भूटान की, नेपाल की, उसमें माना जाता था कि बहुत सारी पॉलीएंड्री देखने को जाती मिलती थी, कि एक वाइफ के बहुत सारे हस्बैंड्स, लेकिन आजकल ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो मोनो एंट्री मोनोगैमी बढ़ रही है, तो रिचुअल से हम दूर आ रहे हैं, अपने जो ट्रेडिशन है उससे दूर आ रहे हैं। एंडोगेमी देखने को मिल रही है, सगोत्र सपित्र विवाह जो होते थे पहले प्रोहिबिटेड थे, अब देखने को मिल रहे हैं। उतना इसको लेकर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि अभी भी जो हमारी सोसाइटी है उतनी मोबाइल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी देखे तो जा रहे हैं। लव मैरिजेस बढ़ रही हैं। पहले माना जाता कि था कि सिर्फ अरेंज्ड मैरिजेस ही हो सकती है, माँ बाप जो होंगे वो डिसाइड करेंगे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, ठीक है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो है दोनों हो रहे हैं। पहले प्रतिलोम विवाह जो थे वो प्रोहिबिटेड थे। आपको पता होगा, हिंदू सोसाइटी में 8 टाइप के मैरिजेस बताई गई हैं, जिसमें एक है अनुलोम, एक है प्रतिलोम। अनुलोम जो थे वो अलाउड थे, प्रतिलोम विवाह प्रोहिबिटेड थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि गर्ल बिलोंग्स टू अ हायर क्लास और हायर कास्ट एंड बॉय बिलोंग टू अ लोअर कास्ट और लोअर क्लास, ठीक है। तो ऐसा जो है पहले अलाउड नहीं था, अब अलाउड है। अलाउड क्या है, मतलब हो ही रहा है, ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एज डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, री मैरिजेस हो रही हैं, सेम सेक्स मैरिजेस, लिव इन रिलेशनशिप्स, एज जो थी मैरिज पे वो काफी बड़ी होके अब लोग शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है। निकी हार्ट एक सोशियोलॉजिस्ट है, इनका कहना है कि अब जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें अपॉर्चुनिटीज जो है ना एस्केप करने की मैरिज को वो ज्यादा है, ठीक है। तो डाइवोर्स रेट इसलिए ज्यादा भी हो रहे हैं। तो ये चीज आप बता सकते हो कि अब सैक्रेड उतनी नहीं रही है, ठीक है। अब द थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स रैशनलाइजेशन, ठीक है। लेकिन आज भी डाउरी एग्जिस्ट करती है, चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट करती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो उतनी अच्छी नहीं है, इविल की तरह एक्ट करी, सोशल इविल की तरह। लेकिन अभी भी काफी ज्यादा मेजोरिटी चंक जो है मैरिजेस का अरेंज मैरिजेस होती है, रिचुअलिस्टिक मैरिजेस होती है। तो हालांकि एक ट्रेंड देखने को मिला है, लेकिन आज भी इसमें काफी मेजोरिटी है उसको सैक्रेड ही मानती है, मैरिज को सैक्रेड चीज ही मानती है। हालांकि ट्रेंड थोड़ा सा आगे भी बढ़ रहा है, मॉडिफाई भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द न्यू लेबर कोड्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेबर इन इंडिया। तो देखो, ज्यादा कंटेंट में डिस्कस नहीं करूंगी, आपको यहाँ पे बेसिकली लेबर कोड से रिलेट करना है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को। तो आप पहले लेबर कोड्स के बारे में बताओगे चारों, फॉर्मल सेक्टर के बारे में बताओगे, इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बताओगे, कीथ हार्ट के बारे में बताओगे यहाँ पे, ठीक है, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो थिंकर है, जिन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर का नाम दिया था। उसके बाद इनके ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट बताओगे कि इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ट्रेड यूनियंस बढ़ने लगी है, गिग इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम, इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं। आज की डेट में प्री पेंडेमिक एरा की बात करूं तो 450 मिलियन लोग हुआ करते थे इंडिया से, जो इनफॉर्मल सेक्टर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे। तो इन सभी के फेवर में ये सारी चीजें की गई है। फॉर्मल सेक्टर किस तरह से यहाँ पे बेनिफिट हुआ है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर पहले काफी डरता था लेबर कोड से, ठीक है। तो इसीलिए इनका फॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो नहीं पाता था, इनफॉर्मल ही रहती थी ये सारी मेजर एंटरप्राइजेस फर्म्स। अब फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये भी इश्यूज है, इससे आपको यहाँ पे लिंक करना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मिल्स, एलाइट्स रूल इन इंस्टीट्यूशनल टर्म्स रेदर देन साइकोलॉजिकल टर्म्स कॉमेंट। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटिफिकेशन वाला जो चैप्टर है ना उससे रिलेटेड है, और पॉलिटी वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आपको समझना है कि यहाँ पे एलाइट्स जो थे, एलाइट थ्योरी आपने पढ़ी होगी स्ट्रेटिफिकेशन में, पॉलिटिकल जो पावर है उसमें। तो यहाँ पे CW मिल्स की एक थ्योरी है जो बात करती है एलाइट्स की, ठीक है। तो एलाइट थ्योरीज में दो थ्योरी है, एक है परेटो और मॉस्का की, और एक है CW मिल्स की, ठीक है। तो इसमें CW मिल्स जो है वो बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल टर्म्स में, कि जो पावर होती है ना वो कोई पर्सन होल्ड नहीं करता है, कोई एक पर्सन के हाथ में पावर नहीं होती, वो इंस्टीट्यूशन के हाथ में पावर होती है। जो उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर हेड है उसके हाथ में पावर ऑटोमेटिकली चली जाएगी, पर उस इंडिविजुअल के हाथ में पावर नहीं है अगर वो इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं है तो, ठीक है। जो होल्ड करता है पावर वो होता है इंस्टीट्यूशन, ना कि इंडिविजुअल। लेकिन परेटो और मॉस्का बोलते हैं कि नहीं, इंडिविजुअल होल्ड करता है, साइकोलॉजिकल टर्म्स में ये समझाते हैं, ठीक है, एलाइट थ्योरी को। लेकिन CW मिल्स इसको इंस्टीट्यूशनल तौर पे समझाते हैं। तो आप ये बताओगे कि मल्टीपल थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, उसमें मिल्स की थ्योरी जो है वो बोलती है कि एलाइट रूल इनएविटेबल नहीं है, एलाइट रूल को खत्म किया जा सकता है, ठीक है, ये इनएविटेबल नहीं है। और जो पावर है ना एलाइट्स की, उसको ये इंस्टीट्यूशनल टर्म्स में समझाते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो है पावर को होल्ड करते हैं, इंडिविजुअल होल्ड नहीं करते। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि 2-3 लोग हैं हमारे देश के जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, जो साइकोलॉजिकली अपने यहाँ पे अपने कैरेक्टर में बहुत स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लोग भी उनके जैसे ही हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे ये यहाँ पे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ये बताना है। फिर सेगमेंटल
पावर क्या होते हैं, पावर एलाइड के होते हैं, स्ट्रेटेजिक पावर एलाइड के होते हैं, इसके बारे में आप बता सकते हो। 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे यहाँ पे पावर डिवीजन होता है, जैसे कि कॉर्पोरेट्स, मिलिट्री, फेडरल गवर्नमेंट, इन सबको जो होल्ड करता है, इनमें जो पावर होल्ड करता है ना, वो इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली अलाइड बन जाता है। ये इंस्टीट्यूशंस के उस पे पावर है, इंडिविजुअल एज सच इंडिविजुअल के बाहर पर से यहाँ पे कोई पावर नहीं है। फिर आप ये बताओगे कि इनकी कोहेसिवनेस भी इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, और अल्टीमेटली आप इसका क्रिटिसिज्म बताओगे इस थ्योरी का, कि जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है जनरलिस्टिक थ्योरी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ अमेरिकन सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाई गई थी, ठीक है। फिर ये जो है आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि पावर का काफी ज्यादा डिस्पर्जन हो गया है, तो ये सारी चीजें इसकी क्रिटिसिज्म में आ जाएगी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू इज एनालाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ सोशल सर्वे मेथड इन सोशल रिसर्च। तो सोशल रिसर्च में आपको सोशल सर्वे मेथड को एनालाइज करना है, इसकी स्ट्रेंथ को और इसकी वीकनेस को। तो देखो, सबसे पहले सोशल सर्वे मेथड होती क्या है? एक तरह की रिसर्च डिजाइन होती है ये, ठीक है। रिसर्च डिजाइन कैसी, कि आप डाटा को कैसे कलेक्ट करने वाले हो ये बताता है ये सोशल सर्वे, ठीक है। तो एम्पेरिकल एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है, मेथड है यहाँ पे, जिसमें कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो सैंपल ग्रुप को और उससे डाटा कलेक्ट करते हो। यानी कि आपको क्या करना है, मान लो किसी भी चीज को लेकर आपको एक सर्वे करना है, तो आपको एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कवर करना है। अब इस पूरी पॉपुलेशन से आप एक एक जने से सर्वे नहीं ले सकते, तो आपने क्या किया, उसमें से एक सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसमें एक सैंपल सिलेक्ट कर लिया उस पूरी पॉपुलेशन में, जिसमें अलग अलग लोगों के रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब इनका आप सर्वे करोगे और इसको कहते हैं सोशल सर्वे, ठीक है। तो बेसिकली इसका टाइप हो सकता है डिस्क्रिप्टिव, हो सकता है एनालिटिकल, हो सकता है ये सर्वे। स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी? देखो, सबसे पहले तो इस सर्वे के थ्रू आप हाइपोथेसिस फॉर्मेशन कर सकते हो। आपको एक बार सर्वे मिल गया तो आप उससे हाइपोथेसिस बना सकते हो, जैसे कि दरखाइम ने बनाया था सोसाइटी की थ्योरी में। दरखाइम ने क्या किया था, सर्वे लिए थे बहुत सारे और उससे थ्रू सोसाइटी की थ्योरी बनाई थी पूरी। तो वैसे आप हाइपोथेसिस फॉर्मेशन कर सकते हो। फिर जहां पे लार्ज पॉपुलेशन को कवर करना है लेकिन इतना ज्यादा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आप नहीं करा सकते, उस केस में आपको सोशल सर्वे काम आएगा। उसके बाद ये मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर बेस्ड होता है, कंप्यूटर सिमुलेशन के ऊपर बेस्ड होता है, तो पूरी तरह से एम्पेरिकल होता है, इसलिए एनालिसिस में आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, रिलाय कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जनरलाइज करता है रिजल्ट्स को फॉर द लार्जर पॉपुलेशन। मतलब देखो, बेनिफिट क्या है कि आपने सर्वे छोटा ही पॉपुलेशन का किया है, सैंपल का ही किया है, लेकिन ये व्यू पॉइंट को दिखाता है एक लार्जर पॉपुलेशन के, तो ये एक इसका बेनिफिट हो गया। वीकनेसेस क्या हो गए, कि यहाँ पे डेप्थ ऑफ कवरेज जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आप विड्थ कवर करने जाते हो कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे कवर करो, लेकिन उसमें डेप्थ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आस्किंग या आंसर रिकॉर्डिंग में एरर्स आ सकते हैं हर किसी का। जैसे सोशल सर्वे आप कैसे कर रहे हो, आप ऑनलाइन सर्वे कर रहे हो, आप यहाँ पे फेस टू फेस सर्वे कर रहे हो, टेलीफोनिक कर रहे हो, पेपर सर्वे कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, तो अलग अलग सर्वेस के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर्स मिलेंगे आपको। आप सोचो कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे फोन पे कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, आप उसको हेजिटेट करके ये नहीं बोल पाओगे कि मुझे अच्छी नहीं लगी, आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, अच्छी नहीं भी लगी होगी तो भी, ठीक है। लेकिन अगर ऑनलाइन सर्वे होता तो आप उसको 1 स्टार देते या 0 स्टार देते, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है आंसर रिकॉर्डिंग में, क्वेश्चन पूछने के तरीके में, ठीक है। तो ये सारी चीजों के कारण एरर्स आ सकते हैं। फिर मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है सैंपल में, हो सकता है कि आपने सैंपल सही से कलेक्ट नहीं किया और उसके कारण काफी ज्यादा मिसरिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल सकता है। देन सेइंग और एक्टिंग में लोगों के काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते बड़ा है कि हम यहाँ पे इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, जेंडर इक्वालिटी में, लेकिन आप उनके घर में जाके देखोगे तो वहां पे आपको सब सब दिख जाएगा कि जेंडर इक्वालिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये लोग कहते नहीं है लेकिन एक्चुअल में करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें रखते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। तो इसके कारण भी सोशल सर्वे प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो ये सारी इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात कर ली। उसके बाद आप इसकी रेलेवेंस बताओगे कि आज भी बहुत काम का है। जैसे आप कोई भी ऐप यूज करते हो तो आपसे पूछता है ना वो फीडबैक दो कैसा रहा, तो ये आपको, ये भी एक तरह का सोशल सर्वे है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टेक्नोलॉजी हैज एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, डिस्कस। तो बेसिकली आपसे डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी के बारे में पूछा है और टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करना है आपको इससे। एक क्वेश्चन हम ऐसा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी का। तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी थ्योरी थोड़ी सी समझानी पड़ेगी। डिपेंडेंसी थ्योरी आप कैसे समझाओगे, डिपेंडेंसी थ्योरी आप ऐसे समझाओगे कि यहाँ पे क्या होता था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती थी उनको, वो क्या बोलती थी कि हम यहाँ पे डेवलप्ड क्यों हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है, हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन है, हमारे यहाँ मटेरियलिस्टिक चीजें इतनी डेवलप्ड हैं, तो आप लोग भी, डेवलपिंग कंट्रीज को ये बोलते थे कि आप लोग भी ये सब चीजों को डेवलप करो। अब ऐसा करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को डिपेंड होना पड़ता था डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना है तो उनको तो पता नहीं कैसे होगा, टेक्नोलॉजी अगर डेवलप करनी उनको पता नहीं कैसे होगा, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती थी। अल्टीमेटली क्या हुआ, इस डेवलपमेंट के नाम पर डिपेंडेंसी बढ़ती गई डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर।
यही है डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है, कि असली में डेवलपमेंट डेवलपमेंट नहीं है, बेसिकली ये डिपेंडेंसी है डेवलपिंग कंट्री की डेवलप्ड कंट्री के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आप एंड्रे गुंदर फ्रैंक का यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, इसकी थ्योरी का एग्जाम्पल दे सकते हो। ग्लोबल हैव्स एंड ग्लोबल हैव नॉट्स के बीच में जो डिस्कनेक्ट आपको देखने को मिलता है, जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, उसी का रिजल्ट है डिपेंडेंसी थ्योरी, ये आप बता सकते हो। फिर वर्ल्ड सिस्टम मॉडल के बारे में बता सकते हो, ठीक है, और अल्टीमेटली आप ये बताओगे कि टेक्नोलॉजी कहाँ पे अभी एग्जिस्ट कर रही है, कैपिटलिज्म में ज्यादातर एग्जिस्ट कर रही है ना, और कैपिटलिज्म के कारण ही तो ये डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी का इशू आया है। उसके बाद यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी का रोल समझाओगे इस डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी में। जैसे कि अभी आपने इसको करंट से अगर आप कनेक्ट करो तो COP26 अभी हुई थी UNFCCC की, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज की बात की, तो सारी डेवलपिंग कंट्रीज ये बोल रही हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उन्होंने यहाँ पे सारे के सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनका यूज किया है, उनको एक्सप्लॉइट किया है, तो वो यहाँ पे हमको उसका कॉम्पनसेशन दे, ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसमें बात की गई है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या दिखाती हैं कि आपने डेवलपमेंट किया, उसके चक्कर में हम आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो ये चीज यहाँ पे दिखाई जाती है। उसके बाद डीप फेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ डेवलप कर रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज, और उसका मिसयूज हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में। देन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, अभी आपको पता है चाइना ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, इसको लेकर जो भी डेवलपिंग वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा चिंता में है, थ्रेट में है। कोविड में भी हमने देखा कि वैक्सीन जो थी वो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप कर रही थी, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को उतना नहीं दे रही थी, ठीक है। यहाँ पे वैक्सीन नेशनलिज्म देखने को मिला, तो ऐसे केस में क्या हुआ कि डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन डिपेंडेंसी उतनी ही हुई। हमने देखा ग्लोबल इनइक्विटी कितनी बड़ी, अफ्रीका में फिर से कोविड आ रहा है, तो ये सारी चीजें दिखाती है कि टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट तो है डेवलपमेंट में, लेकिन डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो रही है इसके कारण। ओके, और पर यहाँ पे एक इशू ये भी है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के कारण गैप्स जो है वो रिड्यूस भी हुई है, जैसे कि टेलीमेडिसिन के थ्रू, टेली एजुकेशन के थ्रू, कनेक्टिविटी के थ्रू, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो हैव नॉट्स हैं, उनको भी एक प्रॉपर एज मिली है, एक एज मिली है अपनी डेवलपमेंट करने के लिए। ओके, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। Phenomenological perspective in sociology reject the many of the assumptions of positivism. Comment. तो देखो फिनोमेनोलॉजी क्या है, बेसिकली आपको यहाँ समझाना है फिनोमेनोलॉजी क्या है, क्या, ठीक है। तो ये एक इंटरप्रेटिव स्कूल है, नॉन पॉजिटिविस्ट स्कूल है, तो ये इसका पॉजिटिविज्म से किस तरह से मतभेद है ये आपको बताना है, क्या इसके बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप अल्फ्रेड स्कूट्स की थ्योरी बताओगे फिनोमेनोलॉजी की, हीगल की थ्योरी बताओगे, एडमंड हसल की थ्योरी बताओगे, इन सब की थ्योरीज आप बता सकते हो। लास्ट में आप इसमें सबसे मेजर जो चीज है वो बताओगे कि ये पॉजिटिविज्म से किस तरह से अलग है। जैसे कि इंटरैक्शनल अप्रोच होती है फिनोमेनोलॉजी की, लेकिन स्ट्रक्चरल अप्रोच देखने को मिलती है पॉजिटिविज्म में। माइक्रो एस्पेक्ट पे ज्यादा जोर होता है फिनोमेनोलॉजी में, मतलब बेसिकली क्या होता है कि इसमें स्टडी किया जाता है सोशल फिनोमिनास को, ठीक है, कि कोई भी चीज जो हो रही है सोशल फिनोमिनास को यहाँ पे स्टडी किया जाता है विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई एक्सपीरियंस है कास्ट को लेकर, ठीक है, तो मेरा अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं यहाँ पे जब कास्ट को स्टडी करने जाती हूँ सोशियोलॉजिकली, उसको मैं बोलती हूँ सोशल फिनोमेना को मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ, तो इसको मैं बोलूंगी फिनोमेनोलॉजी, ठीक है। तो ये समझ गए कि किसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं उसकी लाइफस्टाइल को, उसके किसी सोशल फिनोमेना को स्टडी कर रही हूँ। तो यही चीज है, यहाँ पे माइक्रो एस्पेक्ट को ज्यादा ध्यान में दिया जाता है, मीनिंग्स एंड मोटिव्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि पॉजिटिविज्म में ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स पे, मैक्रो पर्सपेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर ये इंडिविजुअल सेंट्रिक होता है, ये नॉर्मेटिव सेंट्रिक होता है, यानी कि नॉर्म्स पे बेस्ड होता है। फिर ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है फिनोमेनोलॉजी में, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंसेस बताओगे, क्या डिफरेंस है बिटवीन फिनोमेनोलॉजी और पॉजिटिविज्म। ओके, शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत फिनोमेनोलॉजी के बारे में बताना पड़ेगा, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना क्योंकि आसानी से समझ आता नहीं है, इस मीम में आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इशू की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एलिनेशन को आपको क्रिटिकली एक्सेस करना है, क्रिटिकली असेस करना है आपको मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एलिनेशन को। तो आप यहाँ पे पहले मार्क्स के बारे में बताओगे कि उनका क्या बैकग्राउंड था, ही वो अ कॉन्फ्लिक्ट, इनका जो थ्योरी थी ना वो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड थ्योरी थी, ठीक है, कि चेंज के ऊपर बेस्ड थ्योरी थी। तो ये यहाँ पे कैपिटलिज्म से शुरू करते हैं कि ड्रॉबैक है ये कैपिटलिज्म का कि एलिनेशन आ गया है, लेबर और ह्यूमन नेचर के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं बचा है, एक तरह से डिटैचमेंट और हेल्पलेसनेस के फॉर्म में एलिनेशन देखने को मिल रहा है। पहले जो था मैन वो नेचर से एलिनेटेड था, नेचर के जब उसने कंट्रोल पा लिया फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, तब उसको बाद में कैपिटलिज्म में उसने एंटर किया। जब कैपिटलिज्म में उसने एंटर किया तो उसने देखा कि पहले लेबर ही उसका जो था एंड हुआ करता था, लेबर से उसको एक अटैचमेंट हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ा, स्पेशलाइजेशन बढ़ा, फैक्ट्री सिस्टम बढ़ा,
हर कोई को आप यहाँ पे देखोगे कि उसको, हर इंडिविजुअल को ये एनकरेज किया जाने लगा कि आप एक ही चीज बनाओ, ठीक है, सिर्फ उसी चीज पे काम करो। तो उसको समझ में आ गया कि लेबर जो है सिर्फ मीन्स रह गया है, एंड हो गया है अब प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। तो इसीलिए लेबर का एलिनेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लेबर जो था पहले ह्यूमन कैपेबिलिटीज का एक्सप्रेशन हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ एक मीन्स बन के रह गया है, ये देखा। कमोडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं लेबर की, मार्क्स जो है। उसके बाद रिलीजन के बारे में बात करते हैं कि रिलीजन एक तरह से ओपियम ऑफ मासेस एक्ट कर रहा है। जब एलिनेटेड हो जा रहे हैं लोग, तब रिलीजन के पास जा रहे हैं, और वो भी कोई काम का नहीं है, वो भी एक ओपियम की तरह काम कर रहा है, ऐसा कहते हैं मार्क्स। और सॉल्यूशन ये देते हैं कि ये जो है सॉल्यूशन इसका यही है कि प्रोडक्शन सिस्टम का जो पूरा ओनरशिप है ना, वो पूरी कम्युनिटी के पास चले जाए। तो यहाँ पे कम्युनिटी ओनरशिप की बात करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा जो लाई करता है, दैट लाइज इन द कम्युनिज्म, ठीक है, कि कम्युनिज्म में कम्युनिटी के पास ओनरशिप आ जाएगी तो ये सब चीजें नहीं होंगी, ये कहते हैं मार्क्स। अब इसकी रेलेवेंस आप थोड़ी सी बता सकते हो कि आजकल के टाइम पे जो अनसेटिस्फाइंग वर्क कल्चर है, वो यहाँ पे इस चीज की गवाही देता है, एलिनेशन की। कंपल्सिव कंफर्मिटी जो नॉर्म्स की हो रही है, वेबर भी इसकी बात करते हैं, CW मिल्स भी बात करते हैं प्रोस्टिट्यूशन ऑफ पर्सनैलिटीज की। आज के टाइम पे टर्शरी सेक्टर जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसमें तो आपको पूरी पर्सनैलिटी को यहाँ पे मोल्ड करना पड़ता है। तो दिस टॉक्स अबाउट प्रोस्टिट्यूशन ऑफ पर्सनैलिटीज। देन क्रिटिसिज्म का आप बताओगे इसमें, क्योंकि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो यहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म भी लाना है। मर्टन का यहाँ पे आप बता सकते हो, रॉबर्ट ब्लॉनर का बता सकते हो। ब्लॉनर कहते हैं कि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की एलिनेशन देखने को मिलते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी के टाइप्स में, टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको यहाँ पे एलिनेशन देखने को मिलता है। गोल्ड थ्रॉप का भी यहाँ पे आप यहाँ पे क्रिटिसिज्म ऐड कर सकते हो। तो ये सारे आप क्रिटिसिज्म इसमें ऐड करोगे। कंटेंट की बात मैं ज्यादा नहीं करूंगी, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8A। हाउ डज मार्क्स व्यू सोशल कॉन्फ्लिक्ट एज एन असेंशियल एलिमेंट इन सोशल चेंज। तो देखो, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के थिंकर है मार्क्स ऑलरेडी, और यहाँ पे पूछा है कि किस तरह से मार्क्स सोशल चेंज में सोशल कॉन्फ्लिक्ट को एक असेंशियल एलिमेंट मानते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको इसकी चॉइस ऑफ टॉपिक्स में दिख जाएगा कि किस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट को सोशल चेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। क्लास स्ट्रगल के बारे में इन्होंने स्टडी किया है, इनइक्वालिटी के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो इनसे एक तो समझ में आ रहा है। नाउ ये क्या देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं एज अ सिस्टम, जहां पे जो एलिमेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो एक दूसरे से compete कर रहे हैं फॉर द रिसोर्सेज, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं इन सोशल चेंज। कि सोशल चेंज कैसे आएगा, जब कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, कुछ स्कार्स रिसोर्सेज हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जिसके पास ये रिसोर्सेज चले गए, वहां उसके पास फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन डेवलप हो गई, उसके लिए उन्होंने अलग से क्लास इमर्ज हुई, और ये जो थी पुरानी क्लासेस से यहाँ पे अब टसल में आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल देखने को मिलेगा, और इसके कारण सोशल चेंज आएगा। हमने पढ़ी ना क्लास स्ट्रगल वाली थ्योरी, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन वाली थ्योरी, उसमें ऐसा है कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज होंगी, ठीक है। पहले फोर्स ऑफ प्रोडक्शन 1 थी, अभी फोर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुई, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुए। तो क्लास 1 पहले डोमिनेट करती थी, अब क्लास 2 डोमिनेट करती है। तो इन दोनों के बीच में, दोनों क्लासेस के बीच में टसल देखने को मिलता है। तो यही चीज सोशल कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी बताती है, ठीक है। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट ही बेसिकली ये बोलते हैं कि असेंशियल एलिमेंट है सोशल चेंज वाली थ्योरी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि डोमिनेंट ग्रुप वर्सेस माइनॉरिटी ग्रुप के रिलेशंस के बेसिस पे आप इसको देख सकते हो। ये बताते हैं कि सोशल चेंज जो है वो स्मूथ नहीं होता, कोई प्रोग्रेशन नहीं होता ऑर्डरली। ये एक तरह का यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शंस के बेसिस पे ये सोशल चेंज आता है। टेंशंस और अल्टीमेटली ओपन और रेडिकल चेंजेस के फॉर्म में ये सोशल चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि इन्होंने अपनी थ्योरीज में बताया हुआ है। देन इनके बैकग्राउंड के बारे में आप बात कर सकते हो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, इसीलिए इनका बैकग्राउंड ऐसा है, थोड़ा सा वैल्यू बायस भी है ये, ठीक है। उसके बाद इनके वर्क्स में आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में, नई क्लासेस के इमर्जेंस में, ये सभी चीजों में आपको देखने को मिलती है। और अल्टीमेटली आप क्रिटिसिज्म की भी बात कर सकते हो कि सिर्फ सोशल कॉन्फ्लिक्ट ही एलिमेंट नहीं होता। फंक्शनलिस्ट जो थे वो इनके बिल्कुल अपोजिट थे, और वो बिल्कुल अपोजिट बात करते थे। इस चीज को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। ये मैक्रो एस्पेक्ट की बात करते हैं, माइक्रो एस्पेक्ट को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि वॉलंटरिस्टिक चीजों को आपने निग्लेक्ट किया है, ठीक है, मीनिंग एंड मोटिव्स को आपने इंक्लूड नहीं किया। ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो। नेक्स्ट इशू है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर ऑन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के डेवलपमेंट में जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो, बेसिकली सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर ये होता है कि जो लेबर है, जो भी अलग अलग जेंडर्स हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल, इनको आपने कुछ रोल्स एलोकेट कर दिए। मेल को आपने कहा कि आप बाहर जाके ब्रेड अर्न करके आइए, ब्रेड विनर बनिए आप, और फीमेल को आपने कहा कि आप चिल्ड्रन को बियर एंड रियर कीजिए, ठीक है, आप घर के काम कीजिए। तो ये जो है ना, जो आपने रोल्स एलोकेट कर दिए बेस्ड अपॉन द बायोलॉजिकल सेक्स, दिस इज नोन एज जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर या सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ओके। ये आप समझाओगे इंट्रोडक्शन में। देन स्टीरियोटाइप्स की बेसिस पे भी हम ये करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे करते हैं। इसके क्या मेजर कॉजेस हो सकते हैं, ये आप बताओगे।
कुछ लोग बोलते हैं कि जो सोसाइटी है उसमें एक फंक्शनलिस्टिक काम करता है, फंक्शनल काम करता है ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। कौन कौन ऐसा बोलता है? फॉक्स एंड टाइगर की एक थ्योरी है, वो बता सकते हो। पार्सन्स की थ्योरी है, पार्सन बोलते हैं कि एक्सप्रेसिव हो सकते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग होते हैं इंस्ट्रूमेंटल। तो जो मेल्स होते हैं उनको इंस्ट्रूमेंटल बनना पड़ता है बिकॉज दे हैव टू गो आउट एंड अर्न द ब्रेड, जबकि women जो होती हैं उनको चिल्ड्रन को रियर करना पड़ता है, सो दे हैव टू बी एक्सप्रेसिव। बॉल्बी जो है इनका भी एक थ्योरी है, ये बोलते हैं कि अगर जो विमेन है वो बाहर काम करने जाएंगी तो उन केसेस में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज जो होती है ना, जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज, जो सबसे ज्यादा ऐसे बच्चे जो डिवियंस की तरफ जाते हैं, क्राइम्स की तरफ जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं, जनरली देखा गया है कि जो उनको मदर्स का डिप्रीवेशन होता है, मतलब उनको मदर का जो प्यार होता है, रियरिंग होती है, वो नहीं मिल पाती, इसीलिए ऐसा होता है। तो इसलिए बॉल्बी बोलते हैं कि आप तो एक काम करो, ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है ना वो बिल्कुल सही है, फंक्शनल है सोसाइटी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं है। फेमिनिस्ट एंड ऑकले जो हैं वो बोलती हैं कि ऐसा नहीं है, ये बायोलॉजिकल बेसिस पे तो आपने कहीं से कहीं तक नहीं किया, ये सोशल कल्चरल बेसिस पे किया हुआ है, जो कि सही नहीं है सोसाइटी के लिए। शुलामित फायरस्टोन भी बोलती हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल क्लासेस आपने बना दिए, ये सिर्फ एक ऑपरेशन का जरिया है, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेस करने की कोशिश चल रही है एक सेक्स को, एक जेंडर को। ओके, उसके अलावा ये बताते हैं कि देखो यहाँ पे आप ऐसी चीजें बता सकते हो, आपने थोड़ा सा यहाँ पे थिंकर्स के बारे में कोट कर दिया, उसके बाद आप अपना थोड़े से पॉइंट्स लिख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को एकदम रिस्ट्रिक्टेड रखते हो, तो यहाँ पे हस्बैंड की जो अर्निंग्स है आज के टाइम पे, जब इतना ज्यादा सोसाइटी डेवलप हो रही है, मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे हस्बैंड की अर्निंग्स आर नॉट सफिशिएंट। देन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें भी अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं होता तो डेमोक्रेसी नहीं आ पाएगी, रिपब्लिक नहीं हो पाएगा हमारा देश। तो पॉलिटिकली भी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे भी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को यहाँ पे हमको रोकना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक बेसिस पे जैसे आप कुछ फैक्ट्स यहाँ पे कोट कर सकते हो, जैसे कि मैकिंसली ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक यहाँ पे फैक्ट है, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि इंडियन इकोनॉमी में अगर विमेन भी उतना काम करने लग जाए जितना मेन करते हैं, तो 60% तक हमारी जीडीपी इंक्रीज हो सकती है। सोच रहे हो, 2025 तक। तो इस तरह के फैक्ट्स आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, और अल्टीमेटली आप बता सकते हो कि आज के डेट में चेंज हो रहा है ट्रेंड कहीं ना कहीं, ठीक है। आज की डेट में जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर थे वो घट रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशनशिप्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस तरह से आप यहाँ पे इसको एंड कर सकते हो। ओके, देन एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है, एग्जामाइन हाउ सोशल मूवमेंट्स कम टू एन एंड, इलुस्ट्रेट विद एग्जाम। तो सोशल मूवमेंट एंड में कैसे आते हैं, एंड तक कैसे आते हैं, ये आपको बताना है। सोशल मूवमेंट्स खत्म कैसे होते हैं, ये आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताना है। तो देखो आज के टाइम पे बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हमने एक दो सालों में देखे। एक आपने अभी देखा फार्मर प्रोटेस्ट, ठीक है। उसके बाद एक ब्लैक लाइव्स मैटर देखा था, ठीक है। उसके बाद एक मीटू देखा था। तो ये सब क्या है, एक तरह के सोशल मूवमेंट है। अब सोशल मूवमेंट होता क्या है, पहले आप ये समझाओगे कि यहाँ पे एक सस्टेन्ड कलेक्टिव ऑर्गेनाइज्ड एक्शन होता है, जिसके कुछ मेजर चीजें होती है, जैसे कि प्रोटेस्ट उसमें कॉमन होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, सस्टेनेंस होनी चाहिए प्रोटेस्ट की, ठीक है, लीडरशिप होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, रीच और इन्फ्लुएंस उसका ज्यादा होना चाहिए, आइडियोलॉजी होनी चाहिए उसमें एक प्रॉपर। तो ये जब सब चीजें जो है ना, ये सोशल मूवमेंट को डिफाइन करती हैं। पहले आपने सोशल मूवमेंट को डिफाइन किया, उसके बाद आप बताओगे कि यहाँ पे किस तरह से सोशल मूवमेंट की लाइफ साइकिल चलती है। तो यहाँ पे चार्ल्स टिली का एक लाइफ साइकिल बताई हुई है। यहाँ पे हर्बर्ट ब्लूमर ने भी एक अपनी लाइफ साइकिल बताई थी सोशल मूवमेंट की, जिसमें कि पहले इमर्ज होता है सोशल मूवमेंट, फिर एक्साइटमेंट होती है या कोएलेस होता है, जिसमें कि कोहेरेंस आता है उस सोशल मूवमेंट में, फिर उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन होता है, फॉर्मल इंस्टीट्यूट बनता है वो, ठीक है, फिर डिक्लाइन होता है और अल्टीमेटली डेथ होती है, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है, डेथ की तरफ कैसे बढ़ता है, जब कोई कैरिज्मेटिक लीडर फेड होने लगे या डेथ हो जाए। जैसे कि फेड होने लगी की मैं बात करूं तो अन्ना हजारे जी ने जो एक फाइट करप्शन इंडिया वाला जो लेकर आए थे वो सोशल मूवमेंट, वो खत्म हुआ क्योंकि अन्ना हजारे जी का जो लीडरशिप थी वो फेड अवे होने लगी, ठीक है। उसके बाद गोल्स जब अचीव हो जाए, जैसे कि अभी फार्मर प्रोटेस्ट में हुआ, गोल्स जो मेजर गोल्स थे वो अचीव हो गए, तो मैक्सिमम किसान जो थे तो वो लौट गए, ठीक है। तो ये अचीवमेंट ऑफ गोल्स के केस में भी सोशल मूवमेंट एंड हो जाता है। उसके बाद रिलेटिव डिप्रीवेशन जब खत्म होने लगे, जैसे कि अगर आप किसी भी सोसाइटी में किसी भी एक स्टेट का, जैसे कि तेलंगाना बार बार बोल रहा था कि हम रिलेटिवली डिप्राइव्ड हैं, आपने बोला कि ठीक है आपका रिलेटिव डिप्रीवेशन हम खत्म कर देते हैं, उनको आपने डेवलप करना स्टार्ट किया, तो वो पीछे हट गए, सोशल मूवमेंट खत्म हो गया। फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी
भी है। जैसे कि कुछ लोग हैं, कुछ सेक्शन है सोसाइटी के जो अलेज्ड हैं कि वो खालिस्तानी मूवमेंट को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक सेपरेटिस्ट सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज को फैला रहे हैं। तो ऐसे में इनको कहाँ से फंडिंग मिलती है? ज्यादातर ऐसा अलेज्ड है कि कनाडा से इनको फंडिंग मिलती है। तो यहाँ पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी लगती है। अगर कनाडा से इनको फंडिंग बंद हो जाए तो यहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट भी बैठ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज होती है यहाँ पे भी। फिर स्ट्रक्चरल स्टेन अगर हो जाए, अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ने लगे, ठीक है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियनिज्म अगर बढ़ने लगे, आई एम सो सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ठीक है, तो अगर ऐसा होने लगे तो भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि सोशल मूवमेंट्स धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगते हैं। और सोशल कंट्रोल के केस में भी ऐसे होता है। तो यहाँ पे आपको तरीके बताने कि किस किस तरीके से डिक्लाइन होता है और उसको आपको एग्जाम्पल से कनेक्ट करना है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे सोशल मूवमेंट्स के बारे में बता सकते हो। सो हमने यहाँ पे पेपर 1 जो है ना 2020 का, उसको खत्म कर लिया है। अब हम आएंगे इसके साथ पेपर 2 के साथ ऑफ 2020। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी फीडबैक आपको देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आपके सारे डाउट्स भी आप बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।